साथियों, पिछले वीडियो में कांग्रेस और गांधी ने अछूतों को क्या दिया कि परिशिष्ट 3 में बताया गया था कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के हिस्से में आएगी अथवा सभी को नसीब होगी। इस पर बाबा साहब ने जोर दिया था, बताने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था। आज उसी क्रम में आगे परिशिष्ट 4 में जो बाबा साहब ने कहा है, समझाया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोगों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखिए क्या है। मैं नहीं कह सकता, बाबा साहब कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता किस अध्याय के तीसरे भाग में जो लिखा गया है उससे विदेशी प्रभावित होंगे अथवा नहीं। यदि वो उससे प्रभावित होते हैं तो वो निस्संदेह इस बात का सबूत मांगेंगे कि कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़कर देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, बल्कि प्राचीन हिंदू राजनीति की पुनर्स्थापना की तैयारी कर रही है। प्रश्न चिन्ह लगा दिया बाबा साहब ने कि वो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि प्राचीन हिंदू राजनीति को पुनर्स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जिससे वंशानुगत शासक जातियां शासित वर्ग पर राज कर सके। मुझे ये पता नहीं कि विदेशी साक्ष्य से संतुष्ट होंगे या नहीं, परंतु मैं उनके समक्ष साक्ष्य रखने को तैयार हूँ। भारत की शासक जातियां कौन हैं? भारतीयों के लिए प्रश्न आवश्यक नहीं है, परंतु विदेशियों के लिए प्राथमिक और अनिवार्य है। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में शासक जातियां मुख्यतः ब्राह्मण हैं। आश्चर्य की बात है कि आज के ब्राह्मण इस कथन का खंडन करते हैं कि वो शासक जातियों से संबंधित हैं, यद्यपि वो किसी समय अपने को भूदेव कहते थे। उन्होंने ये पलटी क्यों खाई? प्रत्येक समुदाय के बौद्धिक वर्ग को उसकी आचार संहिता द्वारा एक पावन कर्तव्य सौंपा जाता है। प्रत्येक समुदाय का हित रक्षण, यह नहीं कि अपने हितों के लिए वो उसी कर्तव्य की बलि चढ़ा दें। संसार में किसी आध्यात्मिक वर्ग ने इतना विश्वासघात नहीं किया जितना भारत में ब्राह्मणों ने किया है। यह सोचना होगा कि उन्होंने अपराध बोध से तो ये पलटी नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि हमने जो विश्वासघात किया है उससे वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यह उनका विनम्र भाव है। अब ये देखा जाए कि इनमें से सच क्या है। ब्राह्मण ही शासक जातियां हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जरूरी हो तो 2 प्रकार की इनकी परीक्षा की जा सकती है। प्रथम परीक्षा लोगों की इनके प्रति भावना की, और दूसरी प्रशासन में इनकी भागीदारी। जहाँ तक पहले परीक्षा की बात है, अर्थात लोगों की ब्राह्मण वर्ग के प्रति भावना का सवाल है, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। साधारण की भावना के अनुसार, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, सबके लिए ब्राह्मण पवित्र है। वो अत्यधिक धर्मात्मा है जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। पूर्व ब्रिटिश काल में उसे दंड से मुक्ति मिली हुई थी, जो निम्न वर्ग को प्राप्त नहीं थी। प्राचीन काल में ब्राह्मण चाहे हत्या जैसा जघन्य अपराध करे, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। उसे पवित्र मनुष्य मानकर ही सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। एक समय ऐसा था जब शासित वर्ग का कोई मनुष्य उससे पानी को पिए बिना भोजन नहीं कर सकता था।
जिस पानी से ब्राह्मण के पैर का अंगूठा न धोया गया हो। सर पीसी रे ने अपने बचपन की बात लिखी है कि कलकत्ता की सड़कों पर प्रातःकाल शासित जातियों के बच्चे पात्रों में पानी लिए ब्राह्मण के पैर धोने के लिए घंटों प्रतीक्षा किया करते थे। वे पैर धोकर यह पानी अपने माता पिता को देते थे, जो भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा करते थे। ब्राह्मण प्रथम फल प्राप्त करने का यही अधिकारी था, सही अधिकारी यही था। मालाबार में जहाँ संबंधम विवाह प्रथा प्रचलित थी, वहाँ शासित जातियाँ जैसे नायर अपनी कन्याओं को ब्राह्मण द्वारा रखैल बनाए जाने को अपनी इज्जत समझते थे। यहाँ तक कि राजा भी अपनी रानियों का सील भंग करने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण देते थे। ब्रिटिश शासन के कारण और कानून के समक्ष समानता के कारण ब्राह्मणों के विशेषाधिकार और दंडित न किए जा सकने की सुविधाएं छिन गईं। फिर भी निम्न वर्ग उसे पवित्र मानते हैं। आज भी वो उसे स्वामी कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है भगवान। दूसरे परीक्षण में भी ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है। उदाहरण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी को लीजिए। अगले पृष्ठ पर तालिका संख्या 1 का अवलोकन कर विचार करें। बाबा साहब ने पुस्तक में वो तालिका लगाई है, जो मैं आपको दिखा दूं कि इसके पृष्ठ दूसरे पर, ये जिधर मैं हाथ से इशारा कर रहा हूं, ये तालिका है। इसको कहते हैं, देख करके आप स्पष्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे कि प्रशासनिक पदों पर इनका कितना कब्जा है। यह वर्ष 1943 में राजपति पद ब्राह्मणों तथा अन्य समुदायों से किस प्रकार बांटे गए थे। इसी प्रकार के आंकड़े इस कथन की पुष्टि में अन्य प्रांतों से भी प्रमाण के तौर पर दिए जा सकते हैं, परंतु उनके लिए परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण अपने आप को शासक जाति का सदस्य होने का दावा करते हैं या नहीं, वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर उन्हीं का नियंत्रण है और शासित जातियां उनके ब्राह्मणत्व को स्वीकारती हैं। यह प्रमाण काफी है। दरअसल ये संभव नहीं है कि ब्राह्मण किसी अन्य वर्ग को अपने साथ जोड़े बिना अपनी शासकीय श्रेष्ठता का पद बनाता, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है। इतिहास से स्पष्ट है कि ब्राह्मण सदैव उन्हीं दूसरे वर्गों को अपने से संबंध करते रहे हैं, जिन्हें वो शासक जातियों के समान स्तर देने को तैयार होते थे। अब आते हैं, अब इस तालिका को मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाई देता हूँ। ये तालिका है मद्रास प्रेसिडेंसी की। इसमें 8 वर्गों में इन्होंने बांटा है बाबा साहब ने। पहला कॉलम है जाति का। अब जाति है ब्राह्मण, अनुमानित जनसंख्या। दूसरा कॉलम अनुमानित जनसंख्या का है, तो इनकी अनुमानित जनसंख्या लाखों में। तो दूसरे कॉलम में इनकी 15 लाख की आबादी अनुमानित है। जनसंख्या का प्रतिशत, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत वहाँ की आबादी के जनसंख्या में इनका 3% है। जो राजपति पद हैं वो 2000 हैं। 2000 में इनकी संख्या कितनी है? 820। 820 पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति है। की गई नियुक्तियों का अनुपात, इनका अनुपात कितना है? 37 है। 37% इनके अनुपात है। अब आते हैं अराजपति पद जो 100 रुपये से अधिक वाले हैं। ये कुल पद हैं 7500। नियुक्त पदों पर ब्राह्मणों की संख्या है 3280। इनका नियुक्त किए गए पदों पर इनका प्रतिशत है 43.73, 43.73। अब इसी प्रकार 35 रुपये से अधिक वाले पद हैं
20,782। इसमें ब्राह्मणों की नियुक्ति की संख्या 8,812 और प्रतिशत है 42.4। अब उसी क्रम में ईसाइयों का है। ईसाइयों की कुल अनुमानित जनसंख्या है 20। इनकी 20 लाख। इनकी अनुमानित प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत है 4%, यानी ब्राह्मणों से 1% ज़्यादा हैं। उधर 15 लाख ज़्यादा हैं, प्रतिशत में 1% ज़्यादा हैं। इनकी 2000 जो राजपत्रित अधिकारियाँ हैं उनमें इनकी पोस्ट कितनी है? 190। ईसाई 190 पोस्टों पर नियुक्त हैं। इनका अनुपात है 9 का। और इसी प्रकार जो 100 रुपये से ऊपर वाली नौकरियां हैं उसमें 7,500 में इनकी नियुक्ति है 750 की और प्रतिशत है 10%। इसी प्रकार जो 35 रुपये से ऊपर की नौकरियां हैं उस संख्या है 20,782। उसमें इनकी नियुक्ति है 1,655, प्रतिशत है 8%। अब तीसरे नंबर पे आते हैं मुसलमान जातियों में। मुसलमानों की अनुमानित जनसंख्या मद्रास प्रेसिडेंसी में 37 लाख है, 37 लाख, और जनसंख्या का अनुपात है 7% है। और 2000 जो राजपत्रित पद हैं उनमें इनकी नियुक्ति है 150 पदों पर। इनका अनुपात है मात्र 7 का। और 100 रुपये से ऊपर की नौकरियों वाले में जो 7,500 पद हैं उसमें 497 पदों पर नियुक्त हैं। इनका प्रतिशत है 6.63%। इसी प्रकार जो 35 रुपये से अधिक की नौकरियां हैं 20,782, उसमें इनकी नियुक्ति है 1,624 और इनका प्रतिशत है 7.8। यानी ईसाइयों से मुसलमानों की नियुक्तियां कम हैं। अब आते हैं दलित वर्ग। इनकी अनुमानित जनसंख्या है 70 लाख। इनका जनसंख्या अनुपात है 14%। और इनकी 2000 जो राजपत्रित पद हैं उसमें नियुक्त कितना है? 25, यानी सबसे चौथे नंबर पर चले गए। इनका कितने नियुक्ति हैं? मात्र 25 पदों पर। प्रतिशत इनका अनुपात का है 1.5, मतलब 1.5 का। और 100 रुपये से ऊपर की नौकरियों में जो 7,500 हैं उसमें कुल पद इनको मिले हैं 39, और इनका प्रतिशत है 0.52, मतलब आधा %। इसी प्रकार 35 रुपये से ऊपर की नौकरियों में इनके कुल पद मिले हैं इनको 144 और इनका प्रतिशत है 0.69, मतलब कहीं ये 1% भी नहीं टिकते हैं। अब आगे आते हैं 5वें नंबर पर। आगे बढ़ें गैर ब्राह्मण। जो गैर ब्राह्मण हैं उनकी आबादी है 113 लाख, प्रतिशत है 22%। और 2000 जो राजपत्रित पद हैं उनमें इनकी संख्या है 620 और अनुपात इनका है 27 का। 100 रुपये से ऊपर की नौकरियों में जो 7,500 नौकरियां हैं उसमें इनकी पोस्टिंग है, इनको पद मिले हैं 2,543, प्रतिशत है 33.9। इसी प्रकार 35 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले नौकरियां जो हैं वो 20,782 में इनका पद हैं 8,440, प्रतिशत है 40.6। पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी है 245 लाख, इनका प्रतिशत है 50%। 50 का प्रतिशत है, 50% का है। और इन्हें 2000 राजपत्रित अधिकारियों में कुल पद मिले हैं 50। इनका प्रतिशत है 2 का। इनका प्रतिशत 2% है। और 100
रुपए से ऊपर वाली और 35 रुपए से ऊपर वाले के आंकड़े इनके उपलब्ध नहीं हैं। एशिया से बाहर आए हुए लोगों की जनसंख्या का उपलब्ध नहीं है, लेकिन 100 रुपये से ऊपर वाले नौकरी 7,500 में 372 पद इनको मिले हैं। प्रतिशत है इनका 5%। इसी प्रकार 35 रुपये से ऊपर वाली नौकरियों में 20,782 में 83 पद मिले हैं इनको, और इनका प्रतिशत है 0.4। अन्य जातियों का, जो एंग्लो इंडियन या अन्य जातियां हैं, इनका जनसंख्या का अनुपात तो इस तालिका में अंकित नहीं है, लेकिन 100 रुपये से ऊपर वाले नौकरी वाले में इनको 19 पद मिले हैं। इनका प्रतिशत है 0.5%, और 35 रुपये से अधिक नौकरियों वाले में 24 पद इनको मिले हैं। प्रतिशत है 0.11। अब आगे आते हैं, ये तालिका खत्म होती है, आगे बाबा साहब बताते हैं, वह इस शर्त पर कि वो शासक जातियां उनके अधीन होकर उन्हें सहयोग देने को तैयार हों। प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों अथवा सैनिक वर्ग से ऐसा संबंध जोड़ा और दोनों ने शासन किया। वास्तव में उन्होंने जनता को कुचल डाला, ब्राह्मणों ने अपनी कलम से और क्षत्रियों ने अपनी तलवार से। इस समय ब्राह्मण ने बणिक वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया है, जिसे बनिया कहते हैं। क्षत्रियों से नाता तोड़कर बनियों से संबंध जोड़ना स्वाभाविक है। आज के व्यापार के युग में शस्त्र की अपेक्षा धन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार नया नाता जोड़ने का यही मुख्य कारण है। दूसरा कारण राजनीतिक मशीनरी को गतिमान रखने के लिए धन की आवश्यकता है। धन केवल बनियों से मिल सकता है। यह केवल बनिया वर्ग ही है जो श्री गांधी के बनिया होने के कारण कांग्रेस को धन देता है। यह बनिया वर्ग को ये नहीं मालूम है कि राजनीतिक क्षेत्र में पैसा लगाने से उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को इसमें काफ़ी संदेह हो वो पढ़ें कि 6 जून 1942 को श्री लुई फिशर से श्री गांधी की वार्ता हुई। वार्ता क्या थी? वो श्री फिशर की गांधी के साथ एक सप्ताह नामक पुस्तक के निम्न पैरा को पढ़कर अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विषय में मुझे श्री गांधी से कई प्रश्न पूछने थे। मुझे उच्च पदाधिकारियों अंग्रेजों ने बताया था कि कांग्रेस धनी वर्ग के हाथों से खेल रही है और बंबई के उन करोड़पतियों का समर्थन श्री गांधी को प्राप्त है जो मनचाहा धन उन्हें देते हैं। मैंने उनसे पूछा यह कहाँ तक सत्य है। उन्होंने साधारण ढंग से कहा, दुर्भाग्य से वो ही कहते हैं। कांग्रेस के पास अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हमने आरंभ में सोचा था कि प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य से 4 आना वार्षिक चंदा एकत्र करके और उनसे अपना काम चलाएंगे, परंतु उनसे काम नहीं चलता है। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस बजट का कितना अनुपात अमीर भारतीयों पर दिया जाता है। उन्होंने उत्तर दिया, संपूर्ण बजट उदाहरणार्थ इस आश्रम में जितना भी खर्च करते हैं उसमें कम धनराशि की हम गरीबों के साथ गुजर कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करते और खर्च के लिए सारा धन हमारे धनवान मित्रों से मिलता है। यही कारण है कि शासक जातियों की स्थिति से बनिया वर्ग को निकालना ब्राह्मण के लिए असंभव बात है। वास्तव में ब्राह्मणों ने बनिया वर्ग से केवल काम चलाऊ नहीं बल्कि गहरा संबंध जोड़ रखा है। परिणाम यह है कि आजकल भारत में शासक जातियां
ब्राह्मण क्षत्रिय के बजाय ब्राह्मण बनिया है। भारत में शासक जातियां कौन हैं? इस विषय में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। अगला प्रश्न यह है कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में शासक जातियों की क्या उपलब्धियां रहीं? 1937 के चुनाव में चुनाव का आधार ऐसा मताधिकार था जो न तो सार्वभौमिक था और न ही व्यक्ति मताधिकार। फिर भी उससे इन वर्गों को भी मताधिकार मिला जो शासक जातियों में नहीं आते। यह निश्चित रूप से उनसे तो अधिक व्यापक था जैसा 1937 तक प्रचलित मतदान अधिकार था। ऐसे मताधिकार पर आधारित चुनाव ये जानने के लिए अच्छा मापदंड है कि शासक जातियों की कितनी कितनी उपलब्धियां थीं। दुर्भाग्य से भारत के किसी प्रशासक ने डोडस पार्लियामेंट्री मैनुअल जैसा संस्करण नहीं छापा है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस से टिकट पर चुने गए विधायकों की जाति, व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक स्तर के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि 1937 में चुने गए प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों पर मैंने इन बिंदुओं पर आवश्यक सूचना एकत्र करने का विचार किया। मैं प्रत्येक सदस्यों के विषय में संक्षिप्त सूचना प्राप्त करने में सफल हो गया हूँ। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें एकत्र की है, जिन्हें मैंने अनावश्यक जानकर छोड़ दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि जो सूचनाएं मैंने एकत्र की हैं उनसे कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। अब ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली जानकारी आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।